ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनिज उत्खनन और विशेष करके मां नर्मदा और सहायक नदियों में रेत का अवैध उत्खनन एक बड़ी समस्या है जो मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूँ। नरसिंहपुर में तो खनन बंद है जी, लेकिन जबलपुर का हम झांसी घाट पर आते हैं तो जबलपुर में खुदाई होती रहती है। मशीन चाहे किसी भी प्रकार की उपयोग हो जी, उसके जब्ती की तरफ सरकार का मन बहुत तेजी से बन रहा है जी कि हम इस पर सख्त होंगे चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। जी। ग्रामीण परिवेश में भी कुछ इलाकों में शराब एक अभिशाप जैसी है। आप तो शराब की बात कर रहे हो, स्मैक जैसी चीजें जहरीली है जो है। अभी हमारा जिला जिस बात का शिकार था जी, इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरी सरकार है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मैं मोहन जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कभी भी रीजनल तरीके से चीजों को देखा नहीं गया। जी, अभी कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हैं क्या कि कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे गांव जो मूलभूत सुविधाएं पेयजल सड़क बिजली से वंचित हैं? खनिज का मामला होगा तो भी ग्रामीण विकास का रास्ता खुलेगा। कई ग्रामीण क्षेत्रों का युवा रोजगार और अपने भविष्य के लिए पलायन कर रहा है शहरों की ओर, वो अपनी मूल संस्कृति से दूर हो रहा है। डिग्री भर काम नहीं आती है, अनुभव भी चरित्र काम आता है कि हम किन बातों के लिए संकल्पित हैं। जी, तब की राजनीति में और आज वर्तमान परिदृश्य की राजनीति में आप क्या फर्क देखते हैं? ये जो पेशेंस नहीं है जी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। आप अपने राजनीतिक जीवन काल में पहली बार प्रदेश की राजनीति में मेरे ख्याल से निर्वाचन हुआ, आप कैबिनेट मंत्री बने, इस परिदृश्य से क्या अंतर देखते हैं आप? राज्य में आपको करने का मौका है जी, भारत सरकार पैसा दे रही है जी, तो यूटिलाइजेशन के बारे में हम क्या सोचिए। इसलिए मैं जो सामूहिक वृक्षारोपण होते थे जिसमें इतने करोड़ मैंने बंद कर दिया है। दुर्भाग्य से पिछले 3 सालों का जी, उसके पहले का जी, वो अच्छा नहीं है। मेरी कोशिश है कि वाहन से चलने वाले व्यक्ति को भी नर्मदा के दर्शन होते जाएं। जी। नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। आज हम रूबरू हो रहे हैं देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रहलाद पटेल जी से। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट चल रही है दिल्ली में। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि पिछला वर्ष पूरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का वर्ष हो गया जी, उसका समापन एक प्रकार से उसकी पूर्णता भी 2025 में 24 और 25 फरवरी को है जी। पहले तो मैं मोहन जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कभी भी रीजनल तरीके से चीजों को देखा नहीं गया। जी, जब कोई उद्योगपति आता है तो वो सारी रिसोर्सेज को देखता है। जी, पहले बिचौलिया या उसका कोई प्रतिनिधि आकर देखता था जी, वो खुद आए, लोगों से इंटरेक्ट करे। जी, लोकल की जो हमारी छोटी इंडस्ट्री या नए लड़के हैं जो जी, उद्योग धंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जी, उन सबसे जो इंटरेक्शन होता है वो निश्चित रूप से लाभदायी होगा। जी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से हर संभाग की अपनी अलग पहचान है। जी, उसके मिनरल्स अलग हैं, उसके फॉरेस्ट और पानी के सोर्सेज अलग हैं, जी, जमीन की क्वालिटी और वहाँ पर होने वाले अनाज की जो भिन्नता है वो बिल्कुल अलग अलग है। जी, इसलिए चाहे हम और आने वाला जो समय है वो दुनिया के सामने बेहतर भोजन की जो चुनौती है वो आज भी बरकरार है, जैविक भोजन के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलेट्स की बात करिए, सिरियन की बात करिए। अब उत्पादन भारत में पूरी दुनिया में का 20 से 22% भारत में होता है। जी, जी, और वो अनाज का उत्पादन 40 और प्रोसेसिंग लेकिन हम नहीं कर पाते। जी, तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चाहे वो खनिज का मामला होगा तो भी ग्रामीण विकास का रास्ता खुलेगा। अगर फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे तब भी ग्रामीण विकास का रास्ता खुलेगा। मिनरल्स चाहे आयरन ओर हो या बाकी चीजें हो, क्योंकि डेवलपमेंट के सारे अवसर ग्रामीण क्षेत्र में है जी। और इसलिए निश्चित रूप से विकास का जो भी रास्ता तय होगा चाहे वो इंडस्ट्री का हो या अन्य क्षेत्रों का हो वो गांव से होकर ही जाता है। इसलिए स्वाभाविक तरीके से गांव को मजबूती मिलनी है। जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है। ग्रामीण विकास के लिए उसके क्या प्रमुख प्रावधान उसमें आप देख रहे हैं? मैं एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपया बिना ब्याज का गांव के लोगों मतलब सरकारों को देने का तय किया है जी ग्रामीण विकास के लिए। डेवलपमेंट के लिए अगर कोई पैसा मिलता है वो बिना ब्याज के भारत सरकार दे रही है जी।
अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा जी। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये सबसे बड़ी बात है। जी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क की बात शुरू की। जी। आज वो वरदान साबित हो रही है। नहीं तो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार रही है, खासकर मोदी जी पिछले 11 साल से जो काम कर रहे हैं, वो ग्रामीण विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। प्रधानमंत्री आवास हो, मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो हम शायद 27 तक आवास प्लस की पूरी सूची समाप्त कर देंगे। अच्छा। और अभी फिर से आखिरी सर्वे शुरू किया है भारत सरकार ने कि कोई रह गया है उसके बावजूद भी। तो पहले जो सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे। मध्य प्रदेश में वो संख्या 27 लाख थी जो आवास प्लस के नाम से जानी गई। लेकिन एक आखिरी सर्वे शुरू हुआ है जो उस पर आदमी पोर्टल पर खुद कर सकता है। तो इतने माइक्रो लेवल पर कोई छूट ना जाए लाभार्थी, उसके बारे में विचार करने का, सैचुरेशन पर जाने का काम प्रधानमंत्री ने तय किया। ठीक है। अभी कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हैं क्या कि कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे गांव जो मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, सड़क, बिजली से वंचित हैं या जिन्हें आपने प्राथमिकता में रखा हो? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में 100 की आबादी तक ही सड़क पहुंच सकती है। उसमें प्रतिबंध नहीं है। कोई टोला मजरा भी है तो भी वहां सड़क जाएगी। अब राज्य में वही गांव बचे हैं जो टोले और मजरे की श्रेणी में आते हैं। अच्छा। अगर सामान्य आबादी है तो 250 तक की आबादी तक के लिए प्रधानमंत्री सड़क का प्रावधान हो गया। अच्छा। तो अभी जो बचे होंगे वो 500 से कम की आबादी के कोई गांव होंगे जिनको अभी मैप किया गया है। मैप तो वो पहले से है, अब उस पर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में अगर 100 की भी आबादी होगी तो वहां पर सड़क जाएगी। इससे अलग जो एक नया प्रयोग भारत सरकार ने किया था वो जनमन आवास योजना के तहत था। उसमें आवास भी था और सड़क भी था। जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं, सहरिया, बैगा, भारिया, इस टाइप की जो जातियां हैं, इनके जहां पर भी हैबिटेट्स थे, वो कभी गांव में बड़ी संख्या में रहते नहीं थे। उन सबको कनेक्ट करने का काम किया और उनको घर देने का काम किया। पहला घर 23 दिन में बनकर तैयार हुआ, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बनकर तैयार हुआ। दूसरा छिंदवाड़ा में हुआ, वो 31 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, नरसिंहपुर में एक सड़क थी जो शायद कभी बनी नहीं सकती थी। 12 करोड़ रुपए की खर्च से वो शहरिया गांव की सड़क बन गई। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आबादी के कारण या जंगल के होने के कारण पहुंची नहीं है, लेकिन आदिवासी वहां निवास करता है, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए अलग से प्रावधान किए गए। जंगल के जितने नियम उनको शिथिल किया गया, उनकी कॉलोनियां बनाई गई। ऐसा कहा जाता था कि वो इकट्ठे एक साथ नहीं रहते, लेकिन शिवपुरी में मैं खुद देख कर आया, 2 अच्छी कॉलोनियां बनी हैं, लोग रह रहे हैं। तो बदलाव उनने भी स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि कोई हिस्सा छूटेगा नहीं जनजाति जिस पर काम ना हुआ। मतलब मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर रिकॉर्ड बना कि जनजातियों के विकास के लिए ये जो आपने बताया कि 23 दिन और शिवपुरी में पहला मकान बना, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड के रूप में हम देश में नंबर 1 पर है। जनमन योजना आवास की हो या सड़क की हो, हम 1 नंबर पर हैं। और अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें हमारा ही प्रतिशत सर्वाधिक है और शायद सर्वाधिक रहेगा भी। गति हमारी है। वर्तमान परिस्थिति में एक बात और प्रमुख रूप से देखने आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों का युवा रोजगार और अपने भविष्य के लिए पलायन कर रहा है शहरों की ओर, वो अपनी मूल संस्कृति से दूर हो रहा है। तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट के बारे में आपको नियम बनाकर नहीं रोक सकते। मैं बालाघाट का सांसद था। सारे लोग इसको पलायन कहते हैं। माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। कोई आदमी बालाघाट की किसी जंगल की तहसील गाँव से नागपुर में जाकर होटल में काम करने लगा। वो पढ़ा लिखा है, वो अपना खुद का निर्णय ले रहा है। अब आप उसको कहोगे वो गांव में काम करेगा, तो आप इसको माइग्रेशन नहीं कह सकते। जैसे को हम काउंसलर कहते हैं, गांव में पहले बड़े लोग होते थे, लोग पूछते थे कि हमारा बेटा बाहर जाना चाहता है, जाए कि ना जाए। जो वो लगभग खत्म हो गई। वो कटता कहिए या जो भी कारण कहिए, या तो मुझे लगता है कि इसने भी हमको बहुत तकलीफ दी है। सबको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जबकि उसको पता है कि उसके बाद उसके स्किल में कोई लाभ नहीं होना। सिर्फ तो जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार लेकर आई, उसमें इन बातों का प्रावधान है। अगर हुनर आपके पास है तो फिर डिग्री की आपको जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट पे आप उसी लाइन पर जाइए। तो मुझे लगता है ये चीजें उसका समाधान मिलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, अब उसके परिणाम आएंगे। लेकिन ये सच है कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी, मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे बड़े वाले भाई, उनका रुड़की में हुआ इंजीनियरिंग में, तो हमारे दादाजी ने नक्शे में देखा कि रुड़की उतनी दूर है,
तो उन्होंने कहा नहीं रुड़की नहीं जाएंगे, रुड़की नहीं, जबकि रुड़की अब उस समय एक बड़ा नाम था बाद में जबलपुर से उन्होंने किया। जी, आपने अपने राजनीतिक जीवन में 5 लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण किए, तब की राजनीति में और आज वर्तमान परिदृश्य की राजनीति में आप क्या फर्क देख रहे हैं? हमें लगता है कि हमको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जब हम लोग थे तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़ता था जी, आज सब कुछ आप बहुत सारे गूगल जैसी या अन्य हमारे भी साहित्य या हमारी जानकारियां या हमारी कार्यवाहियां संसद की या विधानसभा की वो आजकल ऑनलाइन हो गई हैं जी। तो हम डिबेट को चलते चलते भी पढ़ सकते हैं जी। पहले हमें लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़ता था, आज आप गाड़ी में अगर जा रहे हैं जी तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं जी। अगर आपको नहीं होता है तो आप जैसे लोगों को फोन लगा के पूछा सकता है यार इसमें कोई जानकारी है, तो वो एक विदिन ए मिनट 5 मिनट के भीतर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पर जब आप अनुभव करते हैं जी और इस प्रकार की जानकारियों के साथ में कुछ तथ्य जोड़कर आगे बहुत बात करना चाहे तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं जिसका अगर उपयोग होता है तो संसद के कार्यप्रणाली में भी अंतर आया है, संसद ज्यादा समय तक चल रही है हाँ, लेकिन व्यवधान भी बढ़ रहे हैं जी। अब कई बार रात को 1 बजे तक भी संसद चली है हाँ जी, लेकिन कई दिनों तक नहीं चली है। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इनके बीच में कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए, वो फर्क मैं देखता हूँ। दूसरा, पहले संसद के भीतर कटुता नहीं दिखती जी, कोई अच्छा बोलता था तो लोग उसको रिगार्ड मिलता था, वो कमी मैं देखता हूँ जी। ये उसका वो है। सदैव अटल जी के समय में संसद में रहा हूँ जी, वो नए सांसद को कहते थे अपनी जगह पर बैठो, बोलने का मौका ना मिले तो सुनने के लिए बैठो जी, क्योंकि बाकी लोग भी लगभग उतने ही वोट से चुनकर आए हाँ, उतने जन मताधिकार के क्षेत्र से चुनकर आए। ये जो पेशेंस नहीं है जी, ये भी एक बड़ी चुनौती है जी। हम एक दूसरे से सीखें जी, ये इस प्रवृत्ति में कमी आई है, क्योंकि लोगों को लगता नहीं हम तो जानकारी ले लेंगे जी, लेकिन जानकारी शाब्दिक हो सकती है जी। अर्थपूर्ण जानकारी, अनुभव जो होता है, जिसने संघर्ष किया होता है या जिसका जो अनुभव संसद का होता है, उससे सीखने की जो बात होती है वो मर्यादा देती है जी। तो ये फर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के कारण चीजें सामने आई हैं जी। तो नए पढ़े लिखे लोग भी अब चुनावी राजनीति में आ रहे हैं जी। पहले लोग संघर्ष करते थे, डिग्रियां नहीं देखी जाती जी, उसका संघर्ष देखा जाता। अब आजकल डिग्रियां देखी जाती हैं, संघर्ष का मामला उतना नहीं है जी। आप अपने राजनीतिक जीवन काल में पहली बार प्रदेश की राजनीति में मेरे ख्याल से निर्वाचन हुआ, आप कैबिनेट मंत्री बने, इस परिदृश्य से क्या अंतर देखते हैं आप? मुझे लगता है अटल जी एक अच्छी बात कहते थे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जी, जो काम मिले वो करना चाहिए जी। उस दृष्टि से जब हमने तो जिंदगी भर केंद्र की राजनीति की, यहाँ पर एग्जीक्यूशन है, वहां पर हम खाली प्लानिंग करके पैसा देते थे जी। राज्य जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता था उस पर हम विश्वास करते थे। कभी कमेटियां जाती थी, मंत्री जाता था, ब्यूरोक्रेट जाते थे, तो पता चलता था कि जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है जी। इस पर ही हम बहस करते थे जी। राज्य में आपको करने का मौका है जी। जैसे मैं आया तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो चुनौतियां पहले देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं, तो मैंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई जी। तो पहले मुझे लगा कि शहर के आसपास के जो पंचायत है वहाँ मजदूर तो मिलता नहीं जी, क्योंकि वो शहर में ज्यादा पैसा मिलता है तो यहाँ पर आता है जी। तो स्वाभाविक है कि मनरेगा का मजदूर तो वहाँ होगा नहीं जी, और बिना मनरेगा के काम के उसको कोई काम कर नहीं सकता जी। तो एक बात मानकर चलिए कि आप एक गलत परंपरा का निर्वहन मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं या उसको मजबूर कर रहे हैं जी। मतलब आप कहोगे सरपंच चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं है जी। वास्तव में ये हमारा डिफॉल्ट है जिसको हमें ठीक करना चाहिए जी। तो हमें सेमी अर्बन कोई सिस्टम डेवलप करना होगा जी, क्योंकि शहर जहाँ बढ़ता है वहाँ उसके आसपास की पंचायतों में कॉलोनी बनने लगी, लेकिन उसका कमांड करने वाला कौन है? एक सेक्रेटरी सचिव जी जी। सचिव की वो क्षमता नहीं होती, पर या तो वहाँ राजस्व का अधिकारी होना चाहिए। उस पर हमने एक अच्छा डिस्कशन किया था शुरू में जी, कि सेमी अर्बन सिस्टम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आने वाले समय में जबलपुर का विकास होगा तो जबलपुर में तो जगह बची नहीं है जी। तो स्वाभाविक एक पंचायतों में होगी, तो फिर हमें सेमी अर्बन अधिकार उनको देना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिले जी। और कनेक्टिविटी भी और पानी का, सीवर का, ये बड़ी चैलेंजेस है, उनको पहले से प्लान किया जाए तो कल के दिन फिर मकान नहीं तोड़ने पड़ेंगे या कोई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से प्री प्लानिंग के साथ होगा जी।
दूसरा मुझे लगा कि जितना हम भारत सरकार हमको पैसा देती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास में दे, प्रधानमंत्री सड़क में दे, अन्य क्षेत्रों में दे, मनरेगा में दे, 15वें वित्त के अलावा 16वें वित्त आएगा, ये जब पैसा देती है इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करें? भारत सरकार ने तय किया है कि 15वें वित्त का पैसा आपको स्वच्छता और पेयजल में खर्च करना पड़ेगा, आधा कम से कम। अब हमारे लोगों के पास प्लान ही नहीं है। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि हर घर में जब शौचालय हो गया तो ग्रे वाटर ब्लैक वाटर घर से निकलेगा, मिक्स होकर निकलेगा। कल के दिन वो चैलेंज बनेगा, लाखों लीटर पानी एक दिन में मिलेगा और वो सड़क पर आएगा तो गंदगी फैलाएगा। तो प्लान करने का रास्ता हमें क्या सोचना चाहिए? भारत सरकार पैसा दे रही है तो यूटिलाइजेशन के बारे में हम क्या सोचे? तीसरा मैंने कहा कि हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ट्राइबल ब्लॉक है 88, वो पेशा ब्लॉक भी है। तो ऐसे ब्लॉकों के बारे में हमें अलग से सोचना होगा। और कई ब्लॉक ट्राइबल ब्लॉक नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे सिवनी का ये सिवनी ब्लॉक है, उससे पैच लगा हुआ है। समस्या सबकी है कि जानवर आते हैं, कुछ कर नहीं सकते हो, आप जंगल के भीतर जा नहीं सकते हो, आदिवासी को तो अधिकार है लेकिन बाकी को अधिकार है क्या? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो ऐसे करके हमने वो 3 दिवसीय वो किए थे कि फिर बाद में लगा कि पंचायतें नहीं है, 1400 पंचायतें नहीं बनी है, उनमें पंचायत भवन नहीं है। जो 30 साल पहले पंचायत भवन बनाए वो ई पंचायत के लायक हो नहीं सकता, उसके अलग से कमरा चाहिए। तो मैंने डिजाइन बदली। मेरा सौभाग्य था कि सध्या अटल जी की 100 साल पूरे हुए। तो उनकी ये जन्म शताब्दी वर्ष है 101वां वर्ष। तो फिर मैंने उसका अटल ग्रामीण सेवा सदन मैंने नाम दिया था कि अटल ग्राम सुशासन भवन। सदैव प्रधानमंत्री जी ने उसको किया ग्रामीण सेवा सदन। वो खजुराहो में उन्होंने 1153 ग्राम पंचायत भवनों का उन्हीं ने सिंगल क्लिक से पैसा डाला। और हमने पंचायतों को 25 लाख तक का अधिकार था, ये 37.5 लाख के भवन थे। हमने पंचायतों को ही दिए कि आप खुद बनाइए, गुणवत्ता की चिंता करिए। हर पंचायत में एक सुंदर सुव्यवस्थित पंचायत भवन हो जो आने वाले 50 साल तक ई पंचायत की तरह काम करे। हर गांव में कम से कम एक सामुदायिक भवन हो। 5000 की आबादी से ज्यादा का पंचायत है तो कम से कम 2 होने चाहिए। ये टारगेट करके मैंने काम शुरू किया। अब हमने सीसी, नाली, बाउंड्री वाल और ये जो स्टाफ डैम इतने हो गए हैं कि यार 50 मीटर में बन जाना चाहिए, लेकिन जो परिणाम है वो दिखते हैं सैटेलाइट में। तो मैंने इन कामों को अभी रोका है। मैंने कहा कि जो जरूरत है वो करना है। एक नर्मदा जी के किनारे हर जगह 20 किलोमीटर पर एक भवन हो, लेकिन उसका गंदा पानी बिल्कुल ना जाए, इसलिए 2000 से 5000 पौधों का वृक्षारोपण, साथ में वहां भवन। वृक्षारोपण को भी मैंने पिछली बार रोक दिया था। मैंने कहा कि जहां पर फेंसिंग ना हो, पानी का प्रबंध ना हो, वहां वृक्षारोपण नहीं हो सकता। तो उसके कारण आने वाले 3 साल बाद आपको वो परिवर्तन दिखेंगे। यदि मैंने 3 साल में जो पौधे लगाए वो पेड़ को जिंदा रख दिया तो ये शायद बड़ी सफलता होगी। और ये काम हम नर्मदा जी के किनारे या ब्लॉक में एक जगह ही करेंगे। लेकिन आप 10,000 पौधे लगाइए, लेकिन 10,000 पौधे जिंदा रखने का संकल्प लीजिए। अगर कोई सूख जाता है, कई बार कोशिश के बाद सूख जाता है, आप दूसरा बदल दो। 1 साल की ज्यादा की उम्र का ले दो पौधा, वो ज्यादा पोटेंशियल रहता है बढ़ने की उसकी। वो प्रयोग पिछले वर्ष से शुरू हुए तो इसलिए मैं जो सामूहिक वृक्षारोपण होते थे जिसमें इतने करोड़, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा जब तक पानी का आप 10,000 लगाइए, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल रेट दुर्भाग्य से पिछले 3 सालों का उसके पहले का वो अच्छा नहीं है, जिसको उल्लेख करना ठीक नहीं। और इसलिए मैंने ये कठोर कदम उठाया। आपने मां नर्मदा की चर्चा की। मेरा अगला प्रश्न यही है, जैसे आप विशेष रूप से आपने मां नर्मदा के प्रति आप समर्पित भी हैं। कई बार पहले आपने उनके संवर्धन संरक्षण के लिए अभियान चलाए हैं, आप खुद उसका नेतृत्व कर चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश से मां नर्मदा नदी लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती, उसके संवर्धन के लिए कुछ आप विशेष योजना बना? वृक्षारोपण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा, जैसे जबलपुर ने एसटीपी लगाकर 100% गंदे पानी को मिलने से रोक दिया। ये काम हमें सख्ती के साथ करने होंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। लेकिन नर्मदा को अगर देना है तो वृक्षारोपण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। उनको संरक्षण, गंदा पानी उसमें मत जाने दीजिए और उसके रिसोर्सेस को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश करिए। और उसका रास्ता यही है कि जो पौधे आप लगाए उनको जिंदा रखने का, बच्चों की तरह पालने का संकल्प लीजिए। परिक्रमा वासियों से भी मेरी प्रार्थना है कि
हम परिक्रमा करते हैं मां नर्मदा की सेवा के लिए जी तो जितनी गंदगी हम साफ कर सकते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासी जी ने तो हमसे कराया। जी, हम जाते थे 2 घंटे पहले घाट साफ करते थे और उसके बाद आसन लगती थी, अन्यथा और चाहे कितनी रात हो जाए जी बिना सफाई के आपको आसन नहीं लग सकते। मेरी कोशिश है कि वाहन से चलने वाले व्यक्ति को भी नर्मदा के दर्शन होते जाए जी। हम उसके लिए कोई कंक्रीट का सड़क बनाने के पक्ष में नहीं है, एक मिट्टी में कोई लिक्विड मिलता है जिससे वो लेयर खड़ी हो जाती है, लेकिन जो नुकसान नहीं करती है जी। धीरे धीरे करके, मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूँ जी, लेकिन 100 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करूंगा, फिर 100 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करूंगा। नर्मदा के किनारे ऐसे ट्रैक चिन्हित हो जाएं कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी या कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति आए कि भाई हमें परिक्रमा करनी है, तो उसको बता देंगे भाई आप इस ट्रैक से इस ट्रैक तक चले जाइए, पैदल जा सकते हैं आप, नंगे पैर जा सकते हैं, जूते पहन के जा सकते हैं, भिक्षा लेके परिक्रमा कर सकते हैं, या आप रहना चाहें तो आपके पास एक सुव्यवस्थित जगह है जी, आप वहां रहिए, आपको बना हुआ भोजन मिल जाएगा। लेकिन उसको पूरी तरह से नर्मदा परिक्रमा का जो अनुभव है जी, वो प्रमाणिक और पौराणिक तरीके से हो जी, ऐसे ट्रैक बनाने का मन भी है जी। तो उसके लिए कुछ एक योजना पे आप काम करवा रहे हैं? हाँ, मैंने पहले जब मैं भारत सरकार में पर्यटन मंत्री था तो मैंने कुछ क्षेत्र चिन्हित किए थे जी जी। तो उसमें जैसे अपने ये बेड़ा घाट के पास में गौगच्छा घाट से बेड़ा घाट जी, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ लोग जाते नहीं है जी, जा नहीं पाते जी, तो वो एक अच्छा वो है जिसमें ट्रैक को पहली बार डेवलप किया जा सकता है और लोग भेड़ा घाट भी देखेंगे और उसके बाद इसमें धार्मिक आस्था का भी प्रभाव बढ़ेगा और पर्यटन भी निश्चित रूप से उसमें। हाँ, लेकिन शुद्धि की मैंने कहा ना कि प्रमाणिक और पौराणिक जी, दोनों बातें वहां पर होनी चाहिए ताकि उसको इस बात का एहसास भी रहे कि नर्मदा परिक्रमा होती क्यों है, ये सिर्फ पर्यटन नहीं है जी, उसका एक धार्मिक उद्देश्य है जी। आपसे अंतिम सवाल, पूरे प्रदेश के साथ जबलपुर, नरसिंहपुर और आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनिज उत्खनन और विशेष करके मां नर्मदा और सहायक नदियों में रेत का अवैध उत्खनन एक बड़ी समस्या है जो ग्राम विकास पे भी अड़ंगे डाल रही है और प्रदेश सरकार को भी काफी नुकसान पहुंचा रही है। मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूँ। नरसिंहपुर में तो खनन बंद है जी, लेकिन जबलपुर के हम झांसी घाट पर आते हैं तो जबलपुर में खुदाई होती रहती जी। अभी हम लोग बैठे थे, इस पर भी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है जी कि हम इसको कैसे इसका डायवर्सन करें जी, या इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करें जी। इसमें लगातार विमर्श है जी, और उसमें कुछ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गंभीरता से विचार हो रहा है जी, और मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी आएगा जी जब हम नर्मदा में यांत्रिक खनन को रोक देंगे जी। मशीन चाहे किसी भी प्रकार की उपयोग हो जी, उसके जब्ती की तरफ सरकार का मन बहुत तेजी से बन रहा है जी, कि हम इस पर सख्त होंगे चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जी। यदि आपको टेंडर डालना है तो इस शर्त के साथ कि आप यांत्रिक खनन नहीं कर सकते जी, उसकी तरफ सरकार का मन है जी। मैं इस बात के लिए मोहन जी को धन्यवाद दूंगा कि ये बात सही है कि ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सख्ती होनी चाहिए इस पर सरकार से, क्योंकि उससे रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स भी है और उस पे मतलब ये इसका भी पालन करवाना है। मगर जो खनन हो ना, लेकिन वो व्यवहारिक हो जी, वो नर्मदा को भी नुकसान न करे, और जिस प्रकार से क्लैश बना है कि गांव के आदमी को नहीं उठाने देंगे, उसको बड़ी कीमत पर मिलेगा, भंडारण हो जाएगा, कुछ दिखते हैं आंखों के सामने दिख रही चीजें, उन इनलीगल प्रैक्टिस के खिलाफ सरकार है जी। एक आपने अभी एक बात करी, मुझे एक सवाल और याद आया, आपने नशे के विरुद्ध में काफी काम किया है। नरसिंहपुर जिले का एक गाँव है जिसे आपने पूर्णतः नशा मुक्त कराया है। ग्रामीण परिवेश में भी कुछ इलाकों में शराब एक अभिशाप जैसी है, जबलपुर और इस तरह के आसपास लगे क्षेत्रों में भी इसको ये विकास की बड़ी बाधक भी है, इसके लिए कुछ आपने योजना? मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि मैं बोलना नहीं चाहता था, जैसे आज जो भी जनप्रतिनिधि हैं जी, पहली कसौटी होती है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता है या नहीं जी, राजनीतिक कार्यकर्ता आप बाद में बनते हैं जी। अगर आप सीधे राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हैं जी तो समाज की इन बुराइयों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा जी। इसलिए डिग्री भर काम नहीं आती है, अनुभव भी चरित्र काम आता है कि हम किन बातों के लिए संकल्पित हैं जी। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने भी यहाँ की छात्र राजनीति देखी है जी। जब कोई छात्र नेता ऐसा नहीं होता जो शराब न पीता हो जी, मतलब जबलपुर की छात्र राजनीति का अपना एक नेचर था जी। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब आप जमीन पर जाते हैं, अगर आपको नई पीढ़ी को बचाना है, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है भारत में जी, अगर वो गलत दिशा पकड़ गया जी या नशे से खोखला हुआ जी,
आप भारत को कमजोर कर रहे हैं एक प्रकार से। जी। तो इस पीढ़ी को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जी। आप तो शराब की बात कर रहे हो, स्मैक जैसी चीजें जहरीली है जो हैं, अभी हमारा जिला जज्बात का शिकार था जी। इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरी सरकार है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जी। मेरी सरकार है तो मुझे और स्वीकार करके उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा सख्ती से कि हम उसको कैसे ठीक करेंगे। जी। तो मैं नहीं मानता कि इसको छुपाने की जरूरत है जी। इसको पूरी शक्ति के साथ दबाने की जरूरत है कि हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन आप बेचने वाले के ऊपर कार्रवाई कर दोगे लेकिन पीने वाले को अगर सुधार का रास्ता नहीं दोगे फिर वो ये बुराई आप खत्म नहीं कर सकते। जी। इसलिए दोनों काम साथ साथ चलेंगे। जी। सामाजिक उत्तरदायित्व भी साथ चलेगा, सरकार का उत्तरदायित्व भी साथ चलेगा। जी। और दोनों मिलकर काम करेंगे तो तेजी के साथ परिणाम आएंगे। ये थे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और यह भी बताया कि वर्तमान राजनीति में जो जनप्रतिनिधि हैं या जो नए लोग इसे राजनीति में आ रहे हैं उन्हें कुछ सैद्धांतिक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।